मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैराना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली मुहैया कराई है। बेटी के जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन तक की योजना हमने बनाई है। पहले केवल 2-3 जिलों के लोग ही सरकारी भर्तियों में शामिल होते थे। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए हैं। पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित गंगों के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, महाराजगंज की इस पावन धरा को, जिसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यमुना मैया भी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है, ऐसी धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है, यहां देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगों में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसान और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी। जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। बहनों और भाइयों, इन मेहनतकश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया
फेल थी, उन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों की दंगा पॉलिसी के शिकार हो गए थे। यहां का विकास बाधित हो गया था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हो गया था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और जातीय खेमों में बांट करके लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। और दुष्परिणाम क्या हुआ? कभी देश गुलाम हुआ, कभी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आस्था के केंद्र तोड़े गए, कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई गई, कभी सिख विरोधी दंगे होते हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अपने आप को यानी सुरक्षित महसूस तो नहीं करता था। और जिस सहारनपुर में असीम संभावना थी, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा थी कि वह शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी की तर्ज पर विकसित हो, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। यह है देश के खिलाफ साजिश करने वालों की करतूत। ये लोग किस प्रकार की करतूत करते थे? जिसमें संभावना थी अन्नदाता किसानों को के माध्यम से देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की, जिन हस्तशिल्पी और कारीगरों में ताकत थी कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीगरी दिखा करके वे भारत का नाम दुनिया के सामने करें, जिन नौजवानों के अंदर एक जज्बा था कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, जिन व्यापारियों में ये हौसला था कि दुनिया को अपने में समेट सकते हैं, इन सभी को एक एक करके दरकिनार करके मजहबी उन्माद का केंद्र सहारनपुर को बना दिया गया। और बहनों और भाइयों, गंगो भी उससे वंचित नहीं था। मुझे याद है 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे यहां पर, आपने देखा नहीं इससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की अराजकता फैलती थी। जब कावड़ यात्रा में बैन लगता था तब तो कोई जातिवादी संगठन नहीं आता था, सबके मुंह सिल लिए जाते थे, क्योंकि तब की सरकारें जिन गुंड और माफियाओं के ऊपर संरक्षण देती थी, जिन मजहबी ताकतों के सारे पर कार्य करती थी, जिनके सामने घुटना टेक करके उस समय कार्य करती थी, वे लोग कभी भी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। और बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा? जिस बेटी को अपने मां बाप के संरक्षण में अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी, बेटी तो जब शादी योग्य होती है तभी ससुराल जाती है, नहीं तो मां बाप के संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करती है। उस बेटी को असमय हॉस्टल में या दूर रिश्तेदार के घर में डर के मारे मां बाप की भेज देते थे। बहनों और भाइयों, यह स्थिति लगातार पैदा करने का प्रयास हुआ। व्यापारी भी असुरक्षित था, व्यापार नहीं कर पाता था, प्लान करता था, किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, अराजकता का तांडव था। जब कुछ नहीं हो पाया इन लोगों से विकास का कार्य, पहले से बंद चल रही चीनी मिलों को ही बंद करके बेचना प्रारंभ कर दिया। यही तो होता था सपा बसपा और कांग्रेस के समय। और आपने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए नए भारत को देखा है। ये नया भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है।
सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सभी कार्य हो रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष में फ्री राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों की देश के अंदर भूख का कलंक सदैव के लिए समाप्त हो जाए। जो भूख कांग्रेस ने दी थी देश को, जिस देश के गरीबों को भूखों मरने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने छोड़ दिया था, कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किसी का आता पता नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आए हैं हम लोग कि इस देश को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। देश को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक निरंतर मिलेगा। कोरोना में दुनिया उभर नहीं पाई है अभी तक, लेकिन भारत में कोई संकट कोरोना का नहीं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। कोई गरीब इससे पहले बीमार होता था, लगता था परिवार अब तबाह हो जाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, आज आपके पास एक गारंटी है। अगर कोई दुर्भाग्य से बीमार हुआ तो कह सकता है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मेरे पास है, मैं उपचार कराऊंगा। और अगर उसके पास वह भी नहीं बन पाया है तो मेरे पास तो कोई भी विधायक, ये कीरत सिंह हो या मुकेश चौधरी हो या स्वयं प्रदीप चौधरी हो, ये कोई भी अगर मुझे पत्र लिख देता है या कोई पीड़ित भी पत्र लिख देता है, मैं बीमार हूं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं लखनऊ से तुरंत पैसा भेजता हूं उसके खाते में। क्योंकि ये जाति के नाम पर देखने वालों के लिए, वोट बैंक के सौदागरों के लिए वो उसकी जाति हो सकती होगी, लेकिन बहनों और भाइयों, मेरे लिए वो प्रदेश का मतदाता है, प्रदेश का नागरिक है, उसके हितों का संरक्षण करना मेरा दायित्व है और उसको हर प्रकार की सुरक्षा देना, उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना मेरा दायित्व है। और हम बिना किसी संकोच के उसको पैसा पहुंचाते हैं। हमने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, कभी नहीं किया। ये जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मुझे लिखता है, हम उसको तत्काल पैसा भेजते हैं, क्योंकि हमारा नागरिक है, उसको अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का उसका अधिकार है। और मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर देश के 60 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस, सपा, बसपा की रग रग में भरा पड़ा है और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए जनधन अकाउंट की हर गरीब का खाता खोल दिया। यही परेशानी है इन लोगों को कि मोदी जी ने क्यों खोल दिया, क्योंकि अब तो गरीब का पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। इनको परेशानी है। 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। अनुमान करिए, 12 करोड़ किसान 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर मिल गया। और हमने कहा मोदी जी फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं तो दाल बिना तड़के का ठीक नहीं, उसको हमने कहा कि दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी देंगे।
हम दे रहे हैं। और तो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। हमने कहा निजी नलकूप धारक किसानों को फ्री में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे, और बहनों और भाइयों वह भी हमने करके दिखाया। 1500 करोड़ रुपए पिछले वर्ष मैंने दिया था और 2700 करोड़ रुपए इस बार के बजट में भी हमने दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा दे रही है। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी, 51,000 रुपए की राशि उस बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उस बेटी के लिए यह भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। नौजवान के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना है, स्टार्टअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं। हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले 2-3 जिलों के लोग ही भर दिए जाते थे, बाकी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता था। हमने कहा नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी। और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाप दादों की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों में लौटाने का काम करेंगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना। क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए। चुनाव में सबको याद आता है, किसी को जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है, लेकिन हम लोगों को चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी, बाढ़ के समय भी मैं ही आया था इधर। तब सपा बसपा कांग्रेस किसी के लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं थी। किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत हो, तब ये लोग यहां आएंगे ना। और जब सत्ता में रहते हुए इन्होंने लूटा होगा, उस पैसे को देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन उसको हम लोग यहां पे दुरुपयोग नहीं करने देंगे। घबराइए मत, धीरे धीरे करके वो पैसा भी भारत में वापस आएगा और गरीबों के लिए इसी प्रकार की उन योजनाओं का लाभ भी देंगे।
और इसलिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए मैं आया हूं एक बार, मोदी जी देश की आवश्यकता है। मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रदीप चौधरी को भी तीसरी बार कैराना में सांसद के रूप में जीतना आवश्यक है। बहनों और भाइयों, आपने प्रदीप चौधरी को 2017 में विधायक बनाया था, बाद में सांसद पद के उपचुनाव में वह चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर से आपने उनको सांसद के रूप में चुनाव बना करके भेजा। आज फिर से आपके बीच में है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी उपलब्धता, एक संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है, गांव गांव जाने का प्रयास होता है, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना है। हमने इसीलिए कीरत सिंह को और मुकेश चौधरी को उन विधानसभा क्षेत्रों में दायित्व दिया है, वे विकास के लिए कार्य करें, जो भी विकास की आवश्यकता है उसके बारे में बताएं। ये दोनों लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्राणपण से जुड़ते हैं और तब जाकर के विकास की योजनाएं आती हैं। बाढ़ संबंधी समस्या का समाधान करने में लोग सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे ये कहने के लिए मैं आया हूं कि यहां की समस्या का समाधान करना यह हमारा कार्य है, हम लोग इसको करेंगे। देश के हित में हमें बड़े फैसले लेने के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचे। और इसलिए कहा जा रहा है ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का चुनाव है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, वे उससे बाहर नहीं सोच सकते। हमारे लिए तो 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी के लिए अपना परिवार है, इसलिए 140 करोड़ लोगों के लिए देश के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा ये सब गायब हो जाएंगे, तब इनको ये नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है। यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगो के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहां की बेटी, यहां की माताएं, यहां की बहनें, यहां का व्यापारी, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का नौजवान, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहां फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है,
जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुट करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसलिए बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए सपा और अन्य दल हैं। इनके करामात आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खुशी हुई है ना? हुई है, हुई है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की को प्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना? यह भी को प्रथा कांग्रेस ने ही दी। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की कुप्रथा को रोक नहीं सकते, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा से समाप्त करने का काम जो मोदी जी ने किया है, जब ये लोग उसको नहीं समाप्त कर सकते, ये लोग गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते, कर्फ्यू को समाप्त नहीं कर सकते, दंगा नहीं रोक सकते, गरीबों को अन्न नहीं दे सकते, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, तो इनको सिर में ढो करके आप क्यों देश के लिए बोझा बनना चाहते हैं? मत ढोइए इनको, बोल दीजिए कि भाई तुम्हें बहुत मौका दिया है, अब जाने दो भाई, बहुत हो गया है। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था? तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी? तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे? ये सुरेश राणा थे, महीनों जेल में बंद थे, क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, इन लोगों से प्रश्न पूछ करके इनको कहना चाहिए कि भैया जब उस समय नहीं थे, संकट के समय नहीं थे, तो इस समय तो कम से कम नया संकट पैदा मत करिए, अब मत पैदा करिए। अब आप जाइए, हमें अपना निर्णय लेने दीजिए। देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने जनपद के लिए कार्य करना है, अपने गंगों और अपने नकुड़ के लिए कार्य करना है, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है, और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है, आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा। बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। सहमत है ना? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप।
और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने WhatsApp पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।